हमारे चैनल कामनी वाजपेयी की कहानियाँ में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, सुनते हैं पद्मा शर्मा जी द्वारा लिखी बहुत ही खूबसूरत कहानी दही, अक्षत और दुर्वादल। सविता ने दधी में सालिग्राम को नहलाया, फिर दुर्वादल से पानी डाला और उन्हें कपड़े से पोंछकर वस्त्र पहनाए, टीका लगाकर अक्षत चढ़ाए, उन्हें प्रसाद लगाया। अपनी पूजा समाप्त कर वे कमरे से बाहर निकल ही रही थी कि उन्हें राधिका का आक्रोशित स्वर कानों में पड़ा। देखो माँ, आज बड़े भाई साहब फिर सब्जी ले जा रहे हैं, इन्हें रोकती क्यों नहीं? वह कलेजा थामे पति के पास आ खड़ी हुई। राम रतन ने बिटिया को प्यार से समझाते हुए कहा, ले जाने दो बेटा, तेरा भाई ही तो है। राधिका मुंह बिचकाती हुई बोली, हाँ भाई है तो क्या हुआ, अभी बढ़ के भाई साहब ले जा रहे हैं, फिर छुटके भाई साहब ले जाएंगे। तुम यूं ही कमा कमा कर कंगाल होते रहना। फिर थोड़ा रुककर तनिक क्रोध में बोली, राशन पानी यहीं से लेना था तो अलग ही क्यों हुए थे? इनके यहाँ कभी लेने जाओ तो प्याज की गांठ भी नहीं मिलती। राम रतन ने सविता की ओर देखा। सविता ने अपनी नजरें धरती में गड़ा दी। आए दिन की चकचक, वह बाप बेटी के बीच में पड़ना नहीं चाहती थी। राम रतन ने हंसते हुए कहा, अरे बेटी, हिसाब लिखती जा, वे तेरी शादी में पाई पाई ब्याज सहित लगा देंगे। अपनी तरफदारी ना देख राधिका सविता की ओर मुड़ गई। माँ भी कम नहीं है, 9 ताई होंगी बढ़ के भाई साहब को कि बेटा आज लौकी के कोफ्ते बने हैं, तुझे पसंद है, ले लियो। सविता उत्तर दिए बिना कमरे से बाहर निकल गई। सविता को निशब्द ताकते राम रतन राधिका को समझाते हुए बोले, राधिका, हर एक माँ के लिए पहली संतान बहुत प्रिय होती है। तू अपनी माँ से कुछ मत कहा कर, तू नहीं समझ सकती माँ की। मगर वह बीच में ही खींचते हुए बोली, और सबसे छोटी संतान प्यारी नहीं होती? नहीं, ऐसी बात नहीं है। राम रतन हकला गए। छोटी तो प्राणों से भी प्यारी। वैसे तो माँ को सब बच्चे प्यारे होते हैं, जैसे हम अपने शरीर के सभी अंगों को प्यार करते हैं। एक हिस्से में भी तकलीफ होती है तो बेचैन हो जाते हैं। फिर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, तू अब बड़ी हो गई है, तू कब समझेगी? कल को तेरा ब्याह होगा, ऐसे ही लड़ती झगड़ती रही तो लड़ने की आदत पड़ जाएगी। राधिका समझ गई कि पिताजी लीपापोती करने में लगे हैं। वह पैर पटकती बड़बड़ाती हुई कमरे से बाहर चली गई। मेरा क्या है, भुगतना आप सब, पूरे घर को खिलाते रहो और महीने के आखिर में हाथ मलते रहना। दिल में हुक उठ रही थी सविता के। राधिका अपनी जगह सही थी, वह कुछ गलत भी नहीं कहती, लेकिन एक माँ का स्नेह अपने बेटे से मुख कैसे मोड़े? बड़कू तो उसे प्राण से भी प्यारा। सबसे पहले उसने ही तो माँ होने का एहसास कराया। वे सुआपंखी दिन लहरा उठे अखियों में। जब वह गर्भ में आया, सविता चली गई अपने गर्भगृह में और अचानक गाज गिरी। अखबार में छपी खबर कि अज्ञात भारी वाहन ने मोटरसाइकिल सवार को कुचला। घर में खलबली मच गई। खबर के साथ ही वह ससुराल वालों के लिए मनहूस हो गई थी। उन लोगों को उसकी संतान से और उससे कोई मतलब नहीं। तब भाई को एक नई चिंता ने दबोच लिया कि कैसे उसका जल्द से जल्द पुनर्विवाह कर दिया जाए, ताकि सविता 2 माह के गर्भ से थी। राम रतन सविता के बड़े भाई के खास दोस्त में से थे। उन्हें जब यह बात मालूम हुई तो वे सहृदयता पूर्वक इस शादी के लिए राजी हो गए। बस थोड़ी सी हिचक थी कि उनकी माँ को गर्भ वाली बात ना बताई जाए। वे नहीं चाहते थे कि आने वाला कल पहली और बाद की संतानों के बीच। बड़का इस पुनर्विवाह के 7 माह बाद पैदा हुआ। सासू माँ ने अचरज से कहा कि यह तो समय से पहले ही पैदा हो गया। सो पूरे मोहल्ले में यह सतमासा जन्मा ही माना जाने लगा था। लेकिन सास तो सास, उनके मन में घर कर गई शंका। 2-2.5 महीने तक उन्होंने नाती को ढंग से खिलाया नहीं। उनकी निगाहें हमेशा यही निर्णय करने में लगी रहती कि वह उनके ही कुल का दीपक है या नहीं।
वे तो छठी भी पूजने को तैयार नहीं थी। वो तो बेटे की जिद ने उन्हें दबा दिया। फिर तो धूमधाम से दशतौन भी मना और जोर शोर से कुआं भी पूजा गया। लेकिन उनकी खोज जारी रही। पड़के की मालिश करते समय वे हमेशा उसके नाक नक्श की तुलना राम रतन से करती। पर सन्नह सन्नह बड़के की अटखेलियां दादी माँ का मन जीतने में सफल हो गईं। अब वे एक पल भी उसके बिना नहीं रह पाती। अब वे उसे अपने संग सुलाती, मंदिर ले जाती, यहाँ तक कि सविता मायके जाती, तब भी वे उसे अपने ही पास रख लेती। सविता का दिल अजीब से सुकून से भर उठता। उस पहले परिणय और प्रणय को वह लगभग भूल ही गई। बाद में उसकी भी 2 औलादें छुटकू और राधिका हुए। सासू माँ का भी देहांत हो गया। सबको यही पता था कि उसकी 3 संतानें हैं। बड़के वाली बात सविता और रामरतन ने अपने हृदय में दफन कर ली थी। रामरतन के आंगन में दूर्वा दल फैले हुए थे। आस पड़ोस के लोग पूजा के लिए दूब मांगकर ले जाते थे। रामरतन सोचते कि जिस प्रकार पूजन सामग्री में दधि, अक्षत और दूर्वा आवश्यक हैं, वैसे ही मेरे इस परिवार में ये तीनों बच्चे भी जरूरी हैं। तीनों में से एक भी 1-2 दिन के लिए कहीं चला जाता तो रामरतन बेचैन हो जाते थे। वे तीनों बच्चों में बड़के को अधिक प्यार करते थे। वे हमेशा सचेत रहते कि इसके प्रति उनसे कहीं कोई अन्याय ना हो जाए। छोटी सी तनख्वाह में घर चलाते हुए उनके बच्चे बड़े हो गए। बड़का ग्रामीण बैंक में नौकरी करने लगा था। उसके लिए खूब रिश्ते आ रहे थे। एक सुंदर पढ़ी लिखी लड़की से उसकी सगाई कर दी गई। घर में पहली शादी थी, सो शादी भी धूमधाम से हुई। बड़का जब सेहरा बांध कर आया तो सविता ने पल भर को अपने पहले पति को याद कर लिया था। राम रतन पर शादी का कर चढ़ गया था और घर में एक सदस्य बढ़ जाने से खर्चा भी बढ़ गया। महीने के आखिर में जेबें खाली हो जाती। बड़का नौकरी करता था, लेकिन सारा वेतन अपनी अंटी में दबा जाता। सविता ने दबी जुबान से उससे 1-2 बार कहा, तेरे पिताजी का हाथ तंग पड़ता है, भाई बहन की पढ़ाई भी है, तू पिताजी को महीने के खर्च के लिए रुपए दे दिया कर। मगर उसने कोई ध्यान नहीं दिया, जैसे कुछ सुना ही ना हो। घर खर्च में तो रुपए नहीं दिए, अलबत्ता हर मास वह घर के लिए सजावटी सामान खरीद कर लाने लगा। पहले रेडियो ले आया, फिर पंखा ले आया, कुछ दिनों बाद टेप रिकॉर्ड भी ले आया। कुछ सामान जो ज्यादा कीमती था वह किस्तों में खरीद लिया। धीरे धीरे मिक्सी, अलमारी, सोफा व टीवी भी खरीद लिए। घर में सभी लोग खुश थे। घर सजने से घर का स्टैंडर्ड भी बढ़ गया। राम रतन बेहद खुश थे, मगर सविता को यह सब अजीब लग रहा था कि कर्ज की उसे परवाह नहीं थी, जैसे वह बाप की जिम्मेदारी। इस पर भी बड़के द्वारा खरीदे गए सामान पर बहू का एकाधिकार होने लगा था। सविता तो गुड़ भरा हंसिया, लेकिन राधिका और छुटकू कहाँ मानने वाले थे। वे अपना विरोध समय समय पर जताते रहते। बच्चे बड़े हो रहे थे तो पढ़ाई का खर्च भी बढ़ रहा था। कमाने वाला एक और खाने वाले 6 व्यक्ति थे। घर में ऊपरी सामान, फल फ्रूट, मेवा, मिठाई इत्यादि तो कुछ होता नहीं था, इसलिए अनाज पर ही पूरा भोजन टिका रहता था। कई बार माह के अंत में अनाज की कमी पड़ जाती थी, लेकिन बड़का अपने रुपए चापे रहता। वह कबूलता ही नहीं कि उसके पास रुपए हैं। हर बार उसका उत्तर होता, मेरे पास रुपए नहीं हैं। तरह तरह के हिसाब बताकर वह स्पष्ट कर देता कि तनख्वाह खर्च हो गई है। लेकिन यहाँ वहां से राम रतन के कानों में खबर आ ही जाती कि बड़का बैंक में रुपए जमा कर रहा है। कुछ समय बाद छुटके की भी कंप्यूटर ऑपरेटर की नौकरी लग गई और उसका भी विवाह हो गया। छुटका गृहस्थी चलाने में एक मुश्त अल्प राशि दे देता था और सब जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लेता था। महीना समाप्त होने से पहले ही राम रतन की जेबें पूरी तरह खाली हो जाती थी। उन्हें अपनी ही जरूरत पूरी करने के लिए पैसे नहीं बचते थे। उधर दोनों बेटों के बैंक बैलेंस बढ़ रहे थे। सब कुछ जानकर भी राम रतन चुप थे। संयुक्त परिवार जो चल रहा था, बेटे आंखों के सामने थे। बड़के को तो वो किसी भी कीमत पर अपने से अलग नहीं कर सकते थे। मोमबत्ती की मानिंद जलकर वे घर को रोशन करने में लगे थे। मगर धीरे धीरे छोटी बहू के दिमाग में यह बात पलने लगी कि मेरा पति घर में पैसे देता है तो मैं अधिक काम क्यों करूं।
उसने सुबह देर से उठना शुरू कर दिया। घंटे भर तक अपने कमरे की झाड़ा पोछी करती, आराम से नहाना धोना होता। वह रसोई में आती तब तक खाना तैयार हो जाता। फिर उसकी देखा देखी बड़ी बहू भी होड़ करने लगी। आखिर माउंट आबू के दिलबाड़ा मंदिर में देवरानी जेठानी के मंदिर भी तो होड़ के प्रतीक हैं। सो बड़ी बहू भी काम से जी चुराने लगी। तब मजबूरी में दोनों बहुओं के बीच काम का बंटवारा कर दिया गया। सविता को दोनों के साथ खटना पड़ता था। वह कहती कुछ नहीं, शांत निस्तब्ध अंदर ही अंदर पारे के समान घुलती जा रही थी। बहुओं का पारा उसके शरीर को गलाता जा रहा था और वह बीमार रहने लगी थी। सुबह का खाना बनाना बड़ी बहू की जिम्मेदारी थी और रात का खाना बनाना छोटी बहू की। राधिका घर के ऊपरी काम निपटा लेती थी। मार्च का महीना था। राधिका की परीक्षाएं चल रही थी। छुटके और बहू किसी परिचित को देखने अस्पताल चले गए। कुछ देर तो उनके लौटने की प्रतीक्षा हुई। जब वे लोग नहीं आए तो बड़ी बहू और सविता ने मिलकर खाना बनाया। बड़ी बहू की भौहें तनी हुई थी। वह बड़बड़ाती जा रही थी, ये भी कोई समय है अस्पताल जाने का? गए भी तो इतना टाइम लगता है क्या? गए होंगे कहीं और घूमने। है तो सही घर में नौकर काम करने वाले, उन्हें काहे की फिक्र। फिर सविता की ओर देखते हुए बोली, देखो मम्मी जी, आज मैंने दोनों टाइम का खाना बना लिया है, कल उससे दोनों टाइम का खाना बनवाना। राम रतन और सविता चिंता में थे कि वे लोग अब तक लौटे क्यों नहीं। एक पत्ता भी खड़कता तो राम रतन के कान खड़े हो जाते। जब तक दोनों बेटे घर नहीं लौट आते थे, राम रतन खाना नहीं खाते थे। वे बड़े शौक से दोनों बेटों के साथ बैठकर खाना खाते थे। राधिका भी जल्दी खाना खा लेती, फिर वह अपनी माँ और भाभियों को खाना खिलाती थी। देर रात गए छुटकू और बहू वापस आए। राम रतन बेटे बहुओं से प्रत्यक्ष कभी कोई बात नहीं करते थे। वे हमेशा पर्दे की मर्यादा बनाए रखते थे। जब भी कभी ऐसे मौके आते, सविता ही सेतु का काम करती थी। राम रतन के मनोभाव समझते ही सविता ने छुटके से चिंतित स्वर में पूछा, बेटा इतनी देर कहाँ कर दी? हम सब चिंता कर रहे थे। छुटके ने आओ देखा न ताओ तुरंत कह दिया, माँ हम सब बड़े हो गए हैं, अब हमारी चिंता नहीं किया करो। कहीं जाते हैं तो टाइम तो लग ही जाता है। यह सुनकर सविता अवाक रह गई। उसे छुटके से ऐसी उम्मीद नहीं थी। कुछ भी हो, बड़के ने कभी जवाब नहीं दिया। माँ बाप की ममता को ये लोग क्या समझें। घंटा आधा घंटा ज्यादा होते ही दिल कैसा धड़कने लगता है। राम रतन को भी अच्छा नहीं लगा। वे खून का घूंट पीकर रह गए। दूसरे दिन शाम को बड़का रोज की तरह पिताजी के पास आकर बैठा। थोड़ी देर में बहू भी आ गई। राम रतन को खटका लगा कि आज क्या बात है जो बहू भी आ खड़ी हुई है। बड़का धीरे से बोला, पिताजी कल छुटके किसी को देखने अस्पताल नहीं गया था, वो दोनों पिक्चर देखने गए थे। राम रतन ने संक्षिप्त प्रश्न किया, तुझे कैसे मालूम? सुरेश कह रहा था, वह भी कल शाम को पिक्चर देखने गया था। सुरेश बड़के का दोस्त है। राम रतन को मालूम है सुरेश कभी झूठ नहीं बोलता। उन्होंने ऊंची आवाज में सविता को बुलाया। उन्होंने सविता से पूछा, कल छुटके ने क्या कहा था, अस्पताल जा रहे हैं? सविता कुछ समझ नहीं पा रही थी। उसने हाँ में गर्दन हिला दी। बड़ी बहू को राम रतन के कमरे में देख उसके पेट में जाड़ा भर गया। जब कभी शिकवा शिकायत करना होता तभी बहुएं बैठक में आती हैं। पिक्चर जाना था तो झूठ क्यों बोल गए? कोई रोकता थोड़े ही, कह जाते तो काम भी जल्दी निपटा लेते। उन्हें लगा होगा कि पिक्चर की कहेंगे तो सबको चलने के लिए पूछना पड़ेगा। छोटी काम से जी चुराती है, इसलिए तो शाम को सो गई। मैटिनी सो नहीं जा सकती थी। माँ जी की तबीयत खराब थी, दीदी की परीक्षाएं चल रही थी, ऐसे में पिक्चर का शौक चल रहा था। फिर हाथ नचाती हुई बोली, ना बाबा ना, मैं ऐसे माहौल में उसके संग नहीं रह सकती। राम रतन रात भर वह पोह में रहे। उन्होंने छुटके और बहू को अपने से अलग करने का फैसला कर लिया। सुबह जब वे पूजा करने बैठे तो मन में बेचैनी थी। राम और लक्ष्मण के बीच दूरी दिखाई दे रही थी। उन दोनों की आंखों में अपनत्व की गहराई नहीं,
ईर्ष्या द्वेष की चिंगारियां नजर आ रही थीं। राम रतन ने अपनी दृष्टि वहां से हटा ली। पूजा की थाली उठाने के लिए उन्होंने हाथ बढ़ाया। हाथ कांप जाने से थाली हिल गई। दधी की कटोरी दुर्वा के साथ एक तरफ खिसक गई थी और अक्षत बिखरे पड़े थे। लेकिन छुटकू ने यह मुद्दा उठा ही लिया कि भाई साहब तो रुपए भी नहीं देते, फिर उन्हें संग क्यों रखा जा रहा है। उस दिन सविता पहली बार बोली थी और निर्णय भी कर दिया था कि दोनों बेटों को अलग कर दिया जाए। एक ही घर में 3 चूल्हे हो गए। पूजा की थाली में दधी, अक्षत और दुर्वा एक दूसरे से छिटक गए थे। राम रतन हाथ बढ़ाकर उन तीनों को एक साथ रखने की कोशिश करते, लेकिन उनके हाथ कांप जाते। वे मायूस हो भगवान की मूरत निहारने लगते। राम रतन दिन में तो अकेले खाना खा लेते थे, रात में अकेले खाना नहीं खा पाते। दोनों बेटों की चौकियां खाली नजर आती। दिल में एक हुक सी उठती, मुंह में पड़ा कौर बाहर निकलने को होता। वे सविता का चेहरा देखते और जबरन कौर को अंदर निगलने की कोशिश करते। इस प्रक्रिया में एक जोर का ठसका लगता और खांसी दम निकाल देती। आंखों से पानी बहने लगता। हवा के बेग के साथ बहुओं की बातें भी कान के पास होकर गुजरती। अकेले में अम्मा खूब घी और खूब तला बनाकर खिला रही होंगी, इसीलिए तो खांसी आ रही है। पेटों के अलगाव ने उन्हें समय से पहले ही बूढ़ा कर दिया। मन में प्रायश्चित, हृदय में उद्वेलन, आंखों में पीड़ा और वाणी में विराम आ गया था। बड़का लिमिट में सब्जी भाजी लाता था। वह सुबह शाम मुख्य घर से एक कटोरी सब्जी ले आता और उसका काम चल जाता। एक दिन बड़ी बहू ने उसे अकेले सब्जी नहीं खाने दी। दूसरे दिन से कटोरी की जगह कटोरे ने ले ली। सविता मूक बनी। बनने वाली सब्जी की मात्रा बढ़ाती जा रही थी। वक्त जरूरत गेहूं और दाल दफार भी दे देती थी वह। आज राधिका कॉलेज से जल्दी आ गई थी। उसने बड़के को सब्जी ले जाते देख लिया था और विवाद खड़ा हो गया। समय गुजरता गया। दोनों लड़कों के बच्चे हो गए। राम रतन और सविता दादा दादी बन गए थे। वे दोनों पोते पोतियों को बहुत प्यार करते थे। मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा होता ही है। जब भी किसी बात पर घर में विवाद हो जाता तो बहुएं बच्चों को उन लोगों के पास नहीं आने देती। वे लोग भी जानती थी कि इन बच्चों को खिलाए बिना उन लोगों को नींद नहीं आएगी। वे अप्रत्यक्ष रूप से राम रतन को परेशान करती थी। वे दोनों खून का घूंट पीकर रह जाते थे। धीरे धीरे नल और बिजली के बिल भुगतान को 3 हिस्सों में बांटा जाने लगा। एक दिन तो सिर से पानी ही गुजर गया। कुल देवी की पूजा का अवसर आया। कमरे की पुताई व सफाई होनी थी। कोरे बिछाने के लिए पूड़ियां भी बनानी थी। इधर दोनों बहुओं में होड़ मची थी कि काम कौन करे। अंत में सविता ने ही हिम्मत करके सफाई की। पूजा के समय दोनों बहुएं भी अपने अपने कमरे से पूड़ियां ले आईं। यह देखकर सविता की छाती हिल गई। पूजा में भी बंटवारा हो गया। किसी दिन हमें भी मत बांट लेना। आंख भर आई थी। दधी से खटास आ रही थी। अक्षत में भी घुन पड़ा हुआ था और दुर्वा दल सूख रहे थे। पति का रिटायरमेंट करीब आता जा रहा था। राधिका की शादी की चिंता दिन रात व्याप रही थी। उन्होंने जीपीएफ से कुछ रुपए मकान खरीदने में लगा दिए थे। शादी में 2-2.5 लाख रुपए लगाना आसान बात थी। राम रतन के पास इतने रुपए नहीं थे। उन्होंने एक दिन दोनों बेटों को बुलाया और अपनी बात रखते हुए कहा, राधिका की शादी करना है। लड़का ढूंढें, उससे पहले हमें अपना संकल्प भी तय करना होगा। सभी लड़के वाले यही पूछते हैं, शादी कितने की करोगे? लड़के खामोश बैठे सुनते रहे। वे दोनों के चेहरों को पढ़ते हुए फिर से बोले, आज के जमाने में 2-2.5 लाख रुपए से कम में तो शादी की बात सोच भी नहीं सकते। तुम अपनी जेब दिखा दो तो हमारी चिंता कम हो, उस हिसाब से सोचे। इस बीच बड़का कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन छुटके को देखकर शांत रह गया। वह मन ही मन अजीब सी पसोपेश में पड़ गया। छुटके को सपने में भी अनुमान नहीं था कि किस बात के लिए बुलाया जा रहा है। नहीं तो
अपनी बीबी से सलाह मशवरा करके आता। इसलिए वह बड़के का ही मुंह ताकने लगा और सोचने लगा कि जितने रुपए की ये कहेंगे उतने मैं भी दे दूंगा। वह सोच रहा था कि बड़ा भाई ज्यादा रुपए तो लगाएगा नहीं। मन ही मन गुत्थियां सुलझाते हुए थोड़ी देर बाद बड़का बोला, 1-2 दिन में बता देंगे। फिर संकल्प से क्या होता है, लड़के के हिसाब से कम बढ़त तो हो ही जाती है। अच्छा लड़का मिलेगा तो ज्यादा रुपए लगाने पड़ेंगे। राम रतन समझाते हुए बोले, वही तो मैं कह रहा हूं, एक आइडिया तो लग जाता। हाँ तो बता देंगे, अभी ऐसी क्या जल्दी है। कहते हुए बड़का चलने को उद्यत हो गया। वह देहरी पर ठिठकी सबकी बातें सुन रही थी। बेटों के जाते ही उसका लावा फूट पड़ा। ऐसे बेटों को जना है, अपनी कोख का जाया कहते हुए भी ला जाती है इन्हें। फिर आंखें पोंछती हुई बोली, लड़की हमने जनी है, हम ही निपटाएंगे, जैसे होगा। राम रतन स्तब्ध रह गए। सविता को क्या हो गया, यह तो कभी उफ तक नहीं करती। आज टूट गया सब्र का बांध। वे जैसे उसे हृदय से लगाते हुए बोले, सब व्यवस्था हो जाएगी, तुम अपनी कोख को मत कोसो। औलाद तो किस्मत से होती है, हम अपना सब कुछ लगा देंगे। ऊपर वाले ने चोंच दी है तो चुगने को भी वही देगा। रात का समय था। राम रतन टीवी देख रहे थे। बड़का भी आया और पिताजी के पास बैठ गया। जमीन पर बैठी सविता खाना खा रही थी। सविता गुस्से में थी, इसलिए बड़के को सब्जी लेने को भी नहीं कहा। राम रतन ने कनखियों से बड़के को देखा और ताड़ लिया कि वह कुछ कहना चाह रहा है, लेकिन सूत्र नहीं ढूंढ पा रहा है। राम रतन ने पहल करते हुए कहा, और बेटा, ऑफिस में सब ठीक ठाक चल रहा है? उसने मां की ओर दृष्टि फेंकते हुए संक्षिप्त उत्तर दिया, कुछ देर निस्तब्धता छाई रही। वह कुछ कहना चाह रहा था। उसने कहने के लिए मुंह खोला, तब तक बड़ी बहू भी दरवाजे के पास आकर खड़ी हो गई। वह शांत हो गया। मन महसूस कर उसने एक नजर पिताजी पर डाली और पत्नी की ओर देखने लगा। पत्नी ने उसे आंख मटकाकर इशारा किया। बड़के ने पहल करते हुए कहा, पिताजी, हम दोनों ने विचार कर लिया है कि हम 5,000 रुपए लगा देंगे। राम रतन को काटो तो खून नहीं। वे तो सोच रहे थे दोनों बेटे 30-40 हजार रुपए तो लगा ही देंगे। उस रात सविता को नींद नहीं आई। रात और अधिक स्याह लग रही थी। चंदा में दाग दिखाई दे रहा था। चांदनी में तपन महसूस हो रही थी। सर्द बयार में अगल लग रही थी, जैसे जी में हूक सी उठ रही थी कि वह बड़का के आगे जाकर अपनी छाती कूट डाले। तुझे अनाथ होने से बचा लिया जिसने, उससे एहसान फरामोशी कर मेरी कोख लजा दी तूने। होते ही मर जाते तो हिय में जसूल आज काहे करते। निश्वास दर निश्वास लगातार करवटें बदल रही थी वह। मस्तिष्क में द्वंद्व चल रहा था। ऐसी ही होती हैं औलादें। किसको दोष दूं, अपने खून को या बरसों से विस्मृत धुंधला चेहरा आंखों में नाच उठा। राम रतन का ख्याल कर कलेजा मुंह को आ रहा था। आज बुढ़ापे में उनको सहारा देने वाला कोई नहीं। कैसे करेंगे बेटी के हाथ पीले। जिंदगी भर की कमाई तो इन पर लुटा दी। शाहशावा एक हल निकालते हुए बोली, राधिका की शादी की चिंता मत करो, घर बेच दो, बेटे अपना इंतजाम खुद करेंगे। राम रतन चौंकते हुए बोले, नहीं, अपने बच्चों को दर दर की ठोकरें खाने के लिए कैसे छोड़ दूं। मेरा भी तो इसके प्रति कोई फर्ज है। पहले फर्ज है, फिर कर्ज है। अभी तो सिर छुपाने की जगह है, फिर कहाँ जाएंगे ये लोग। छोटे छोटे बच्चे कहाँ रहेंगे। अपना घर अपना होता है। अपनी छत के नीचे भूखे प्यासे नंग धड़ंग पड़े रहें, कोई उंगली नहीं उठाएगा। सविता करवट लेकर लेट गई। जागते हुए रात भी कितनी भयानक लगती है, या उसने आज और भी शिद्दत से जाना। काली आकृतियां उसी की ओर बढ़ी चली आ रही थी। वे उसे खींच रही थीं। किसी ने उसके हाथ पकड़ लिए, किसी ने पैर, सब अपनी अपनी ओर खींच रहे थे। वह हिलडुल भी नहीं पा रही थी। और उसके बाद घर में एक अजीब सी लक्ष्मण रेखा खिंच गई थी। सब साथ रहते हुए भी कोसों दूर थे। बड़के का सब्जी ले जाना बंद हो गया था।
पहले रात को 10-10 मिनट दोनों बेटे राम रतन के पास बैठ जाया करते थे, वह भी बंद हो गया। सब ताल के पानी की तरह शांत, मूक थे, कोढ़ लगे हिस्से की तरह बिना एहसास के, एनेस्थीसिया के नशे में लिप्त बेहोश। अचानक रात में बड़ी बहू के पेट में दर्द होने लगा। उसे रात में ही अस्पताल में एडमिट करा दिया गया। डॉक्टर ने बताया अपेंडिक्स का दर्द है, जल्दी ही ऑपरेशन करना पड़ेगा। अधिक से अधिक 1 सप्ताह रुका जा सकता है। राम रतन ने चुपचाप जीपीएफ के लिए अप्लाई कर दिया। 4-5 दिन बाद राम रतन ने बड़के से पूछा, डॉक्टर से बात हुई? ऑपरेशन कब होगा? बड़के ने कहा, अभी पैसों का इंतजाम नहीं हुआ है। राम रतन ने ठंडी सांस भरकर कहा, मैं दूंगा रुपए, कल ऑपरेशन के लिए बात कर लो। ऑपरेशन होने के बाद बड़ी बहू सकुशल घर आ गई। छोटी बहू पड़ोसियों की तरह उसे देखने आई। 1 माह तक सविता ने ही उसकी सेवा की और बच्चों को संभाला। यह देखकर छोटी बहू की भ्रुकुटी में बल पड़ते रहे। सविता को जब पता चला कि ऑपरेशन में राम रतन ने रुपए दिए हैं, तो वह बहुत नाराज हुई। राम रतन ने ही उसे समझाया, रुपए बच्चों से बढ़कर थोड़े ही हैं, रुपया तो हाथ का मैल है। बच्चे सुखी रहें, इसी में हमें संतुष्टि है। जहां तक राधिका का सवाल है, उसकी किस्मत होगी तो अपने आप सब इंतजाम हो जाएगा। कम रुपए रहेंगे तो छोटी नौकरी वाला लड़का देख लेंगे। राम रतन के तर्कों के आगे वह चुप हो गई। कुछ दिनों बाद राधिका के लिए अच्छा लड़का मिल गया और सगाई पक्की हो गई। विवाह के 2 मुहूर्त निकले, एक फरवरी का और दूसरा अप्रैल का। बड़का जिद पर था कि शादी अप्रैल में हो। उसका तर्क था कि अप्रैल में सबकी परीक्षाएं निपट जाएंगी। आखिर बड़के की ही बात मानी गई। शादी की तैयारियां जोरों पर थीं। बहुओं की इच्छानुसार 5-5 हजार रुपए व्यवहार में लिखवा दिए। पैर पखारने व अन्य नेगों के समय पिताजी से ही रुपए लिए गए, ताकि राशि 5 हजार से अधिक न लग जाए। राधिका के जाने के बाद घर सूना हो गया था। सविता और राम रतन बहुत दुखी थे। वह रहती तो घर में चहल पहल बनी रहती थी। बहू बेटे उनके कब थे? वे अपने अपने कमरों के थे। राम रतन को कई लोगों को रुपया देना था। उन्हें हिसाब में लगना पड़ा। शाम का समय था। सविता और राम रतन टीवी देखकर अपने मन को बहला रहे थे। अचानक बड़के का दोस्त सुरेश आया। वह उन लोगों के पास ही चारपाई पर बैठ गया। अपनी जेब से एक चेक निकाला और राम रतन की ओर बढ़ाते हुए बोला, 40,000 का चेक बड़के ने आपके लिए पहुंचाया है। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी आपको देने की। राम रतन प्रश्नवाचक निगाहों से उसे देखने लगे। वह फिर बोला, जब से उसने कमाना शुरू किया है, वह राधिका के नाम रुपए जमा कर रहा था। उसे मालूम था कि आपका हाथ खर्चीला है। घर में जितना रुपया आएगा वह खर्च हो जाएगा। इसलिए वह अपनी बीवी से छिपाकर हर महीने एफडी करता रहा। बहू के ऑपरेशन के समय भी उसने एफडी नहीं तुड़वाई। उसका कहना था कि वे पैसा राधिका का है, उससे 1 रुपया भी खर्च नहीं करेगा। उसने कई बार आपको बताने की कोशिश की कि वह 40,000 रुपए दे देगा, लेकिन यह सोचकर शांत रह जाता कि देने से पहले ही घर में विस्फोट न हो जाए। आज ही इसका समय पूरा हुआ है, इसलिए वह अप्रैल में शादी करने की जिद कर रहा था। राम रतन की आंखों से आंसू लुढ़ककर हाथ पर आ गिरे। उनमें एक कलुष था, पश्चाताप था, खुशी थी या फिर बेटे को न पहचान पाने का दुख, यह तो वो भी नहीं समझ पाए। लेकिन यह सब सुनकर सविता की छाती चौड़ी हो गई। उसने सिर से सरक आए पल्ले को गर्व से अपने सिर पर डाला और एक लंबी सांस खींची। आज तुमने अपना फर्ज निभा दिया। बड़का के स्वर्गवासी का धुंधला चेहरा अचानक बिजली सा कौंध उठा। उसने आंगन की ओर देखा। दुधिया निश्चल चांदनी में दुर्वादल हरा भरा सा स्निग्ध चंचल वायु वेग में लहराता झूम रहा था। आज उसे अपनी कोख पर अभिमान हो रहा था। हमारी पूरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी कहानी आपको कैसी लगी, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।